अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सत्र का समापन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, अभी हम लोग 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के सत्र में बात कर रहे हैं। उसके बाद केवल एक सत्र बचा हुआ है और 5 दिन का हमारा अधिवेशन का ये जो उपक्रम है ये समाप्त हो जाएगा। तो 6 बजकर कुछ मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। मैं बहुत लंबी बात आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता। इस देश में जो शासक वर्ग है, 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था और 15 अगस्त से इस देश का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। लोगों को बुद्धि भेद करके लोगों को आजादी दिलवाने का वादा दिलाकर ब्राह्मणों ने एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का समर्थन हासिल किया और उनके समर्थन से, केवल ब्राह्मणों के समर्थन से आजादी नहीं हासिल की जा सकती थी, वो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के समर्थन से आजादी हासिल करने में ब्राह्मण कामयाब हो गया और ब्राह्मणों ने आजाद भारत पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया। आज विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये सारी व्यवस्था पर उनका कब्जा है, नियंत्रण है और ये कब्जा वो सत्ता पर कब्जा करके करते। इसके लिए उनको चुनाव जीतना जरूरी होता है। ब्राह्मणों को मालूम है कि 3.5% वोटों के आधार पर वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने एक तंत्र विकसित किया कि भारत में जो चुनाव जीते जाते हैं वो केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं, जबकि चुनाव जो है लोकप्रियता के आधार पर जीते जाने चाहिए। लोकप्रिय वो होते हैं जो जनहित में काम करते हैं या जिनके पास जनहित में काम करने का कार्यक्रम है, विचारधारा है। मगर हम देखते हैं चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, राष्ट्रीय स्तर पर ये जो दोनों पार्टियां हैं ये मूल रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां है, 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां है और इन्होंने कभी भी जनहित में काम नहीं किया और जनहित में काम ना करने की वजह से ये पार्टियां लोकप्रिय पार्टियां नहीं है। बीजेपी की ले लो, बीजेपी अगर लोकप्रिय पार्टी होती तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा करके चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुसलमान के नाम में झगड़ा खड़ा करके वोट हासिल करने का काम नहीं करते। ये मैं केवल उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। मगर चुनाव जीतने के लिए इस देश में जब से 15 अगस्त 47 से इन लोगों का कब्जा हुआ, तब से उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यपालिका पर कब्जा किया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आरएएस अधिकारी होते हैं और आज 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी इनके हैं। ये अधिकारी चुनाव जीतवाने में ये राजनीतिक दल की मदद करते। इन्हीं में से कुछ आईएएस अधिकारियों को चुनाव आयोग का अधिकारी बनाया
चुनाव आयोग के सहमति से ही ईवीएम मशीन लाई गई और ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव में घोटाला करके चुनाव जीतने का कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके बारे में सारे देश भर में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम चलाया था और इसमें पहली बार विस्तार से ईवीएम मशीन के द्वारा किस तरीके से घोटाला किया जाता है ये बातें हमने समझाने का प्रयास किया था। तो ये काम भी जो एग्जीक्यूटिव है, लोकतंत्र के अंदर विधायिका के बाद कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, तो उसमें जो आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी होते हैं उनकी मदद से ये सारा काम हुआ या काम किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए कई तरीके हैं, उसमें प्रशासनिक मशीनरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात है कि मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर आजाद भारत में मीडिया का नेटवर्क खड़ा किया गया है। मीडिया 4 प्रकार का है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है, एक ट्रेडिशनल मीडिया है, एक वोकल मीडिया है। तो ये सारे मीडिया पर उन लोगों का कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चैनल्स है वो उनके हैं, तो उन्हीं की बातें जो है दिन भर चलाते रहते हैं। प्रिंट मीडिया में अखबार में उनकी ही खबरें चलाते रहते हैं। अभी 5 दिन हमारा अधिवेशन हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, एक अखबार ने एक लाइन की खबर नहीं छापी। वो ऐसा कह सकते हैं कि हमको तो बुलाया ही नहीं गया। अरे हर जगह आपको थोड़ी बुलाया जाता है, आप तो खुद ही पहुंच जाते हो। है? मान लो किसी मंत्री का कार्यक्रम हो तो आपको बुलाया भी नहीं जाता, फिर भी आप पहुंच जाते हो। वो कैसे पहुंचते हो? क्योंकि आपको मालूम होता है, और ये इस अधिवेशन की जो पब्लिसिटी की गई तो आपको ये भी मालूम है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। सोशल मीडिया में सारे देश दुनिया में इस कार्यक्रम की चर्चा है, और सोशल मीडिया में वो लोग देख नहीं रहे ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, उनको मालूम है। तो उन लोगों के द्वारा, उन मीडिया के द्वारा किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है। तो केवल कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस 2 लोगों की खबरें मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा छापी जाती है। जो ट्रेडिशनल मीडिया है, मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनीधर महाराज, बचाकुचा महाराज, तो ये लोग जो है डेली ब्राह्मणवाद का प्रचार करते रहते हैं। ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। और ब्राह्मणवादी लोग क्या कहते हैं? नहीं, संत है। संत नहीं है, ये ब्राह्मणवाद का प्रचार करने वाले प्रचारक है। इसको हम लोगों को समझना होगा। तो ये लगातार इनका चलता रहता है। जो वोकल मीडिया है, वो वोकल मीडिया में जो लोग मौखिक रूप से अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठनों के जो प्रचारक है, वो मौखिक रूप से जो प्रचार करते हैं वो लोग भी उनके ही प्रचारक है। तो सारा का सारा मीडिया जो है वो उनके कब्जे में है, उनके नियंत्रण में है। और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो करोड़ों की संख्या में लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम करती है, वो उनके नियंत्रण में है। ये उन्होंने आज आजाद भारत से अब तक लगभग 75 साल हो गए, उन्होंने इस सत्ता का उपयोग संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए किया, और वो संस्थाएं आज उनके समर्थन में काम कर रही है। मगर इन सारे संस्थाओं का चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।
मगर एक साधन बहुत बड़े पैमाने पर इस सारी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है, वो है पैसा, वो है फंड। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, एडिया ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, हैदराबाद की संस्था है जो ये सारी चीजों पर वॉच करती है और डाटा कलेक्ट करती है, 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। कहां से आया? क्या नरेंद्र मोदी के पास नोट छापने का कारखाना है? ये 60,000 करोड़ में बीजेपी ने 30,000 करोड़ खर्चा किया। कहां से आया? 17,000 करोड़ कांग्रेस ने खर्चा किया। बहुत सारे लोग बोलते कि कांग्रेस के पास तो कोई सरकार नहीं है, फिर कहां से आया इतना पैसा? और 13,000 करोड़ दूसरी रीजनल पार्टियां जो है, इन्हीं लोगों की, उन लोगों ने खर्चा किया। इसका मतलब यह है कि ये जो इतना बड़े पैमाने पर पैसा चुनाव में किया जाता है खर्चा, ये गरीबों के वोटों को खरीदने के लिए एक काले धन का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद चुनाव जीता जाता है और चुनाव जीतने के बाद वो सत्ता पर कब्जा किया जाता है और फिर जिन लोगों ने ये पैसा, काला धन उनको चुनाव जीतने के लिए दिया, भ्रष्टाचार से पार्टियों ने कमाया, वो सारा का सारा पैसा जो है वो जिन लोगों ने उनको दिया 5 साल तक उनकी सेवा करते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं, उनका काम करवाते रहते हैं, फिर 5 साल तक 2 नंबर का धंधा करवाते रहते हैं, फिर अगले 5 साल में उनसे पैसा लेते हैं। तो काला धन, ये जो सब्जेक्ट है ना, शासक जातियों के द्वारा पूंजीपतियों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का चुनाव निधि लेकर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का वर्चस्व प्रस्थापित किया जा रहा है। तो आज ये जो काला धन है, ये जो बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा किया जा रहा है, कानून बनाया गया है कि ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते, तो कम से कम 25-50 करोड़ रुपया एक लोकसभा के चुनाव के लिए खर्चा किया जाता है। इतना, कई लोग तो 100 करोड़ से भी ज्यादा करते हैं। इसका यह मतलब है कि चुनाव को इतना ज्यादा महंगा कर दिया है, इतना ज्यादा महंगा कर दिया है, इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि इस देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो है चुनाव लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया, वोट का अधिकार होने की वजह से आप चुनाव लड़ सकते हैं। जिसको वोट का अधिकार नहीं है वो चुनाव लड़ नहीं सकता। इसका मतलब चुनाव लड़ने के लिए वोट का अधिकार होना जरूरी है। तो आपको वोट का तो अधिकार संविधान ने दिया, इसका मतलब आप चुनाव लड़ भी सकते हैं, आप चुनाव लड़ भी सकते हैं, लड़ते नहीं है। लड़ सकते हैं मगर आप ये हालात देखकर हमारे लोग जो है चुनाव लड़ नहीं सकते। चुनाव लड़ने की स्थिति हमारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोगों के आज भी अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो भूखमरी के कगार पर है। तो उनके पास तो शाम को खाने के लिए पैसा नहीं, तो चुनाव का जो रिजर्व पैसा है कि वो सिंबल जब्त ना हो, इसके लिए जो पैसा जमा किया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जमानत राशि, वो जमानत राशि भरने के लिए पैसा नहीं है। तो जिसके पास जमानत राशि भरने के लिए पैसा नहीं है वो तो चुनाव से बाहर हो गया, और जो चुनाव लड़ने के बाद जो खर्चा है वो खर्चा करने लायक नहीं है, वो भी चुनाव से बाहर हो गया। तो लगभग इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को
चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। बाहर करने की वजह से क्या हो गया? आपके हिस्से में क्या आ गया? चुनाव जरूर होगा, देश में लोकतंत्र भी होगा, देश में संविधान भी होगा, चुनाव भी हर 5 साल बराबर होगा, रेगुलर होगा, मगर आपको लाइन लगाकर इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा। आपका काम कितना है चुनाव में? आप लाइन लगाकर केवल वोट डालने के लाइन में खड़े हो जाओ। आपको इसके अलावा चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का नहीं। आप चुनाव जीत सकते हैं अगर आपको कांग्रेस ने टिकट दिया, आप चुनाव जीत सकते हैं यदि बीजेपी ने आपको टिकट दिया। तो ऐसे 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पार्टी नॉमिनेट करती है, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको पार्टी के अंदर भी कोई नहीं पूछता, एमपी एमएलए होने के बाद भी उनको कोई पूछता नहीं है, पार्टी के फोरम में भी उनको कोई नहीं पूछता, उनको बोलने के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में कोई एससी एसटी का आदमी बोल नहीं सकता, बोलने के लिए अलाउ नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष कहता है, अरे परमार जी, आपके पार्टी ने आपका नाम नहीं दिया, आप नहीं बोल सकते, आपका पार्टी ने नाम नहीं दिया, तो आप कैसा बोलेंगे? 82 में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन गुजरात में हुआ और हमारे लोगों के बहुत बड़े पैमाने पर घर जलाए गए। तो गुजरात का एक एमपी जो कांग्रेस का था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, हीरालाल परमार, तो हीरालाल परमार ने बोलने की कोशिश की तो सभापति ने कहा कि आपके पार्टी ने आपको बोलने के लिए नाम नहीं दिया है। तो कहा मेरे अलावा कौन बोलेगा? नहीं, कोई और नाम दिया है, वो बोलने वाला किसी और विषय पर, गुजरात में जो आंदोलन हुआ उस पर नहीं। तो हीरालाल परमार इंदिरा गांधी को मिलने के लिए गए और फोटोग्राफ दिखाए कि हमारे एससी एसटी के लोगों के इतने इतने घर जलाए गुजरात में। इंदिरा गांधी को फोटो दिखाए, इंदिरा गांधी ने फोटो हाथ में लिए, और इंदिरा गांधी ने आग लगाई थी। इंदिरा गांधी ने ही गुजरात में रिजर्वेशन का मामला खड़ा किया था। माधव सिंह सोलंकी वहां था, तो माधव सिंह सोलंकी को, इंदिरा गांधी को कुछ थोड़ा सबक सिखाना था, तो इसी मुद्दे पर वो मामला खड़ा हो गया। तो इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने हीरालाल परमार को फोटोग्राफ लेकर सहानुभूति व्यक्त की कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हो गया। तो हीरालाल परमार का हौसला बढ़ गया कि इंदिरा जी मेरे साथ में है। वो तो ऐसी ऐसी आंसू बहा रही थी, मतलब कौन से आंसू? घड़ियाल के आंसू वो बहा रही थी। तो उसका हौसला बढ़ गया हीरालाल परमार का कि इंदिरा जी मेरे साथ में। तो हीरालाल परमार ने इंदिरा जी को कहा, मैं ये जो है ना जलाने वाला मामला पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं। तो इंदिरा जी ने वो फोटोग्राफ उसके हाथ में दी। इसके बारे में तो मैं नहीं फैसला कर सकती हूँ। इंदिरा गांधी सतर्क हो गई, साली ये तो मेरी बदनामी हो जाएगी है? तो इंदिरा गांधी ने फौरी तौर पर व्यवस्था किया कि इसको बोलने का समय ना मिले। इंदिरा गांधी ने बोलने नहीं दिया, समय नहीं बोलने दिया। और एक दूसरे शेड्यूल कास्ट के मेंबर पार्लियामेंट को जो उत्तर प्रदेश का था उसको लगाया कि जब ये हंगामा करेगा तो उसको पीछे से पकड़ लेना। तो हीरालाल परमार को पीछे से पकड़कर उसको उसके जाके कुर्सी में जाके बिठाया। वो भी शेड्यूल कास्ट का प्रोफेसर था, मेंबर पार्लियामेंट था उत्तर प्रदेश का। तो हमारे जो लोग हैं उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से,
वो केवल चुन के आ सकता है। तो आपका कभी कोई इंडिपेंडेंट आदमी चुनकर नहीं आ सकता। अभी मायावती के 10 लोग आए हैं चुनकर पिछले लोकसभा में, एक भी आदमी बोलने के लिए चिट्ठी नहीं देता है। उनको पूछो क्यों? नहीं, मायावती ही मना करती। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, मायावती ही मना करती। बोलोगे तो फिर पंडित जी के विरोध में बोलोगे, तो पंडित जी के विरोध में बोलने के लिए मायावती अपने लोगों को पाबंदी लगा देती है। अब तो उसके विधानसभा के चुनाव में केवल एक आदमी मायावती का चुनकर आया, एक आदमी, वो भी चला गया। अब एक भी नहीं है। और 29.6% वोट था मायावती के पास, अभी 12% है। तो 12% से तो एक भी एमएलए नहीं चुनाव जीत सकता। तो 2024 के चुनाव में मायावती चुनाव में एक भी आदमी जीत लेगी, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 10 मेंबर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा करो भाई। एससी एसटी के लोगों के विरोध में अत्याचार हो रहा है, हंगामा खड़ा करो। ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए पार्लियामेंट बंद करो, ऐसा करो। अरे 6 मेंबर पार्लियामेंट थे केसी राव के, ये तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव के, वो 6 लोग ही पार्लियामेंट बंद कर देते। मायावती के पास 10 लोग हैं। बंद करने का सिंपल तरीका है, वो लोकसभा के सभापति के पास जाओ, हंगामा करो। लोकसभा का सभापति चलाता है हाउस, वो हाउस लोकसभा का सभापति चलाता है, उसके पास ही चले जाओ, हंगामा। वो चला ही नहीं पाता है, बंद हो जाता है। या अगर डिसिप्लिनरी कार्रवाई करे कि 10 लोगों को सत्र तक सजा के तौर पर इनको हाजिर रहने के लिए मना कर दिया जाता है, अरे हीरो बन जाओगे भाई सारी जनता के। ये जनता की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने के लिए हमको सस्पेंड किया गया, हीरो बनेंगे नहीं बनेंगे? मायावती ऐसा नहीं, एससी एसटी का मामला उठाएंगे तो ऊंचे जाति के लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए बोलना ही नहीं। अरे बोलने के लिए तो चुनाव लड़ने का भेजा। तो इस तरह से साथियों ये परिस्थितियां है, इसको हमको थोड़ा ठीक से समझना होगा। मगर इन लोगों ने काले धन का सहारा लेकर देश पर कब्जा किया हुआ है, ये परिस्थिति है। जहां तक सोशल मीडिया की बात, जो मौर्य जी है उनको जिम्मेदारी दी गई सारे देश भर में सोशल मीडिया खड़ा करने की, और उन्होंने आपको सोशल मीडिया खड़ा करने के संबंध में निश्चित रूप से कुछ बताया होगा। में राष्ट्रीय स्तर का सोशल मीडिया खड़ा करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली हमारी टीम होगी, राज्य स्तर पर काम करने वाली टीम होगी, कमिश्नरी लेवल पर काम करने वाली टीम होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर काम करने वाली हमारे पास सोशल मीडिया की टीम होंगी। तो सिंपल एक एक आदमी, एक जिसके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो एक आदमी को ट्रेनिंग दे दो तो सारे देश भर में सोशल मीडिया, बहुत बड़ा सोशल मीडिया खड़ा हो सकता है। और आज सोशल मीडिया पहले नंबर का मीडिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सोशल मीडिया की वजह से कुछ चुनाव में राष्ट्रपति, वो जो बिल क्लिंटन की बीवी थे ना, वो हार गई। बिल क्लिंटन की जो बीवी है उसको पॉपुलर वोट ज्यादा है, मगर पॉपुलर वोट जीतने वाले राष्ट्रपति से उसको ज्यादा है, मगर वहां की चुनाव प्रणाली केवल ज्यादा वोट हासिल करने से चुनाव नहीं जीत सकती। उनका इलेक्टोरल वोट है, वहां का इलेक्टोरल वोट का सिस्टम है, वो उनको ज्यादा चाहिए तभी वो चुनाव जीत सकते हैं, केवल पॉपुलर वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। तो इस तरह से वो चुनाव हार गई, और ये कहा जाता है कि उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था चुनाव हरवाने के लिए। तो इसका मतलब है सोशल मीडिया बहुत शक्तिशाली हो गया है, बहुत ताकतवर हो गया है। अगर सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो गया है तो 2030 तक हम 6 लाख गांव का संगठन बनाएंगे,
और समांतर सोशल मीडिया बनाएंगे। जो हमारा कार्यकर्ता रहेगा वो कार्यकर्ता ही सोशल मीडिया का काम करेगा, कार्यकर्ता भी रहेगा, सोशल मीडिया का भी काम करेगा, और इस तरह से विशाल सोशल मीडिया का हमारा नेटवर्क होगा। और इतना बड़ा नेटवर्क जो है ना 6 लाख गांव में सोशल मीडिया का, टाटा का, बिरला का, अंबानी का भी नहीं होगा, इतना हमारा होगा। ये हम खड़ा करेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं बात कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।